बाद से तो सियासत ने एक नया ही लेवल ले लिया और इंडिया वर्सेस भारत ही कर दिया गया। और मुंबई में हमने देखा कि जिस तरह से एक मजबूती से फिर से तमाम दल जुड़े, वहां दो और दल जुड़े और उसके बाद वहां पर फिर अलग अलग कमेटियां बनाई गई। लोग उम्मीद ये कर रहे हैं और लगातार जो सरकार में बैठे लोग हैं या फिर जो मीडिया है उसको ये लग रहा है कि सीट शेयरिंग की जब बात आएगी तो शायद तब उसी वक्त से जो पार्टियां हैं उनमें तनाव जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि हमने लालू प्रसाद यादव को सुना था, उन्होंने कहा था कि चाहे हमें अपना नुकसान करना पड़े और लेकिन हमारा ये जो गठबंधन है वो मजबूती से आगे लड़ेगा, चाहे नुकसान करके ही हम आगे बढ़े। तो इतनी बड़ी बात अगर कही जा रही है तो जाहिर सी बात है इसके कई मायने हैं, लेकिन ये भी बात है कि असली मुद्दा जो है वो सीट शेयरिंग से ही शुरू होना है। तो आपको लग रहा है कि अभी जब उसको लेकर बात आएगी तो थोड़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं और सबके अलग अलग मुद्दे भी हैं। बुशरा जी, पहले तो हमें यह समझना होगा कि इंडिया गठबंधन बना क्यों है। इंडिया गठबंधन इंडिया और भारत बनाम दो लोगों के शासन के बीच की लड़ाई। इंडिया गठबंधन वो रामेश्वर जी जो सब्जी वाले थे, उनकी आंखों में ठहरे आंसू वर्सेस अडानी के दुगना तिगना वृद्धि के अगेंस्ट है। इंडिया गठबंधन नीतियों के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने बनाम शासन के दम और अहंकार के बीच में है। इंडिया गठबंधन मणिपुर की दो नंगी औरतों के प्रदर्शन के खिलाफ, आधी आबादी को पूरा हक देने के खिलाफ है। और इंडिया गठबंधन समाज में व्याप्त हिंसा और नफरत की जो दरारें आ गई हैं उसके खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने को है। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन बना है ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक चीज है कि हम मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं जैसे प्रशांत जी ने कहा। हम ये जो दो लोगों का शासन है, 1.5 लोगों का शासन है जिसने देश को पीछे से और पीछे ही लेकर जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। समाज में व्याप्त हिंसा, नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारा कॉमन मिनिमम एजेंडा इस देश के लिए होगा और इस देश के हित के लिए होगा। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, देखिए इतनी सारी पार्टीज, 28 पार्टीज, और रीजनली वो बहुत स्ट्रांग है। कोई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी स्ट्रांग है, आरएलडी का वेस्टर्न यूपी में होल्ड है, शिवसेना का एम वो में, डीएमके तमिलनाडु में। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेशनल अलावा के वोटिंग के अलावा इन सबकी इतने स्ट्रांग होल्ड है कि सीट शेयरिंग बहुत ही पेचीदा मामला है। और आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि अभी सीट शेयरिंग पे सहमति हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। बहुत सारी हम्म। राउंड्स चलेंगे और मुझे लगता है आज हम एक कॉमन मिनिमम एजेंडा देखेंगे कि ये देश को बचाने की लड़ाई है। ये इंडिया और भारत में, इंडिया बनाम भारत में फिर नहीं पढ़ना चाहती, ये इंडिया और भारत को उन दो लोगों के शासन से बचाने की लड़ाई है। और आज हम जरूर से, आज शरद पवार जी के यहाँ जो मीटिंग हो रही है डॉक्टर पूजा, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में कांग्रेस जो है वो मीडिया को लेकर भी, हालांकि ये पहले कर देना चाहिए था, अग्रेसिव नजर आ रही है। अभी हमने देखा कि आज तक के जो एंकर हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने जिस तरह से फेक न्यूज फैलाई उस स्कीम को लेकर, उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई है। उससे पहले हमने देखा था कि कुछ जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, जो महिला प्रवक्ता हैं, उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के ही एक मेल प्रवक्ता हैं, वो कई बार बदतमीजी करते हुए और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा जब जब वो होंगे हम वहां से उठ जाएंगे और हम उस डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि आप जो पॉलिटिकल एनालिस्ट या सीनियर जर्नलिस्ट के का की ओढ़नी उड़ाकर जिन लोगों को अपनी डिबेट में बिठाते हैं, अगर हमने भेजने शुरू कर दिया ऐसे ही तो क्या हमारे पास भी ऐसे लोग मौजूद हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो सख्ती है या ये जो एफआईआर है, फेक न्यूज जिस तरह से फैलाई जाती है, नेहरू से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इन सब को लेकर, इस तरह के कदम और सख्त उठाए जाने की जरूरत है ताकि ये फेक न्यूज की फैक्ट्री जो है ये बंद हो। बुशरा जी, कल मैं एक डिबेट में गई थी जिसमें मैं थी, बीजेपी के प्रवक्ता थे, एंकर थे जो अघोषित बीजेपी के प्रवक्ता थे, और 3 राजनीतिक विश्लेषक थे जो बीजेपी का साइड ले रहे थे। उनकी लैंग्वेज ऐसी थी कि कांग्रेस की प्रवक्ता विधवा रोना रो रही हैं और इस प्रकार की। तो जब पवन खेड़ा कहते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप बीजेपी के प्रवक्ता को मिलाते हैं, इंक्लूडिंग एंकर जो खुद बीजेपी के प्रवक्ता की तरह, चित्रा त्रिपाठी का एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो इंदिरा जी के, निक्सन के अपमान करने की बात करती हैं, पूरी बात नहीं कहती।
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने यहाँ आते आते देर कर दी। और ये पवन खेड़ा जी जब एज ए चेयरमैन मीडिया पब्लिसिटी डिपार्टमेंट बने, तब ये बात, ये एग्रेशन आया है हमारी टीम में, ये बात आया है कि हमें फ्रंटल अटैक करना है, हमें एफआईआर करना है फेक न्यूज के खिलाफ, हमें उन डिबेट्स में नहीं जाना है। जैसे हमें डिपार्टमेंट से बोला गया कि कुछ कुछ प्रवक्ता हैं जो रहेंगे तो आप उठ के आ जाइए, हमें उस डिबेट में हिस्सा नहीं लेना है। और दूसरी बात कि हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है उनको अटैक करने की। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा टीम है, ये जो पूरा स्ट्रैटेजी है फ्रंटल अटैक करने की, पहली बात तो इनके पास मुद्दे नहीं है, ये गवर्नेंस में जीरो है, ये सिर्फ जय श्री राम, इनको कहीं पर भी छोड़ो तो ये नेहरू जी पे पहुंच जाते हैं, ये इंदिरा जी की इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं, 1984 पे पहुंच जाते हैं, उसके आगे इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है। या फिर वो भारत के विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, बीच का इनके पास कुछ है ही नहीं। 9 सालों में आपने क्या किया देश की आवाम के लिए, उसके इनके पास कुछ है नहीं। और जब ये नहीं है तो ये बदतमीजी पे उतर आते हैं, भद्देपने पर उतर आते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। अब हम कर्नाटका में सरकार में प्रियंक जी को देख रहे हैं कि वो कितने कितने सीरियस है फेक न्यूज को लेके, सुधीर चौधरी पे हुआ, क्योंकि हमें लगता था कि ये सिर्फ न्यूज रूम्स तक ही है फेक, और लोगों के पास इतना लॉजिक है, लोगों के पास इतनी सोच है कि वो इसे फैक्ट चेक करें। पर नहीं, ये व्हाट्सएप ग्रुप से होते होते तो जहर जो फैला है, कि ये जहर है कि एक आरपीएफ का जवान 3 बोगियों में घूमते घूमते एक मुसलमान की टोपी वाले को, एक दाढ़ी वाले को शूट करके बोलता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी कहना है। वो मानसिक रूप से विकलांग नहीं है, वो विक्षिप्त हो चुका है फेक न्यूज और इन सबको पढ़ते पढ़ते। और जो मैं सुनती हूँ, नेहरू एडवीना माउंटबेटन, गांधी परिवार पे टिप्पणी, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने आते आते देर करती, पर जब हम आए हैं तो हम इतना ज्यादा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं कि उनपे पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। हमने देखा पिछली बार 3 बार पे इस पे न्यूज चैनल्स पे आकर इनको माफी मांगनी पड़ी। ये ऐसा कभी नहीं जी। देखा गया पिछले कभी हमारे 9 सालों के इतिहास में कि इन लोगों को आके माफी मांगने पड़े कि हम इस न्यूज को रिट्रैक्ट करते हैं और हम पार्टी से माफी मांगते हैं। मुझे लगता है ये एग्रेसिव हम्म। स्ट्रैटेजी की जरूरत पहले थी, पर जब हम आ गए हैं तो हम इनको कहीं कहीं नहीं छोड़ रहे हैं। हम इनको, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, इनके पास 1984 के बाद इनकी बोलती बंद हो जाती है। तो मुझे, और ना इनके पास साक्ष्य है। सुप्रिया की मैं कल एक डिबेट देख रही थी जिसमें वो बात कह रही थी कि बीजेपी ने वॉकआउट किया, उसको वो डिफाई कर रही थी, पर सुप्रिया ने उसी वक्त उनको फैक्ट चेक करके बताया कि जब मुलायम जी ने इंडिया को भारत नाम लाने का रेजोल्यूशन पास किया था यूपी असेंबली में, तो बीजेपी ने वॉकआउट किया था। इनके दोगले जो चरित्र हैं, इनको इनके मुंह पे बताने पे न सिर्फ एंकर चुप होता है, जो कि मैंने पहले भी कहा, वो अघोषित बीजेपी प्रवक्ता है, और ये लोग तो चुप हैं ही। तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत जी। जरूरत थी। और अब जब हम हो गए हैं तो हम्म। मजा भी आ रहा है इस गेम में। अच्छा भी लग रहा है कि हम अपनी बात रख पा रहे हैं बिना किसी डर के, भय के, बिना, क्योंकि हमारे पास पवन खेड़ा जी का सपोर्ट है कि आप हम्म। लड़िए, आप पार्टी का पक्ष रखिए, आप सच का पक्ष रखिए, सिर्फ पार्टी का नहीं, आप सच का पक्ष रखिए। और हमारे जो हीरोज हैं, ये कौन छद्म राष्ट्रवाद का, जो कहते हैं ना, प्रेमचंद का कहना था कि सांप्रदायिकता संस्कृति का खाल ओढ़े अंदर आती है। ये छद्म राष्ट्रवाद का इन्होंने जो झंडा बना के रखा है, ये कौन है? ये आरएसएस वाले हैं जिन्होंने आजादी के फ्रीडम स्ट्रगल में अंग्रेजों का साथ दिया बनाम भारत के। ये वो छद्म राष्ट्रवाद है जिन्होंने 42 साल तक अपने तिरंगा नहीं फहराया अपने हेडक्वार्टर पे। अब ये हिंदू जी। राष्ट्र के नाम पे ये जो राष्ट्रवाद का झंडा बरदार बन रहे हैं, वो हम नहीं करने देंगे। हम्म। और पूरी मीडिया स्ट्रैटेजी इसी के अंतर्गत आती है। जी बिल्कुल। अभी कर रहे हैं यहाँ पर प्रशांत, और अगर इससे पहले और सख्त फैसले लिए गए होते तो ये तमाम जिस तरह की खबरें हम ये देखते हैं वो शायद देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि लगातार जिस तरह से नफरत परोसी जाती है, फेक न्यूज जो लगातार परोसी जाती है रोज सुबह शाम, वहां पर बैठकर अगर कांग्रेस ये डिसाइड कर ले कि वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डिबेट, तो वो कहां तक इस डिबेट को एक तरफा करेंगे? क्या आपको नहीं लगता इस तरह का बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत है? बुशरा जी, मुझे याद है पहले तो ये जो फेक न्यूज और ये जो सारा झूठा वक्तव्य था, ये पहले अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू शुरू किया गया था। पर अब हम देखते हैं कि भाजपा के आधिकारिक हैंडल्स, भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता वो बात कर रहे हैं। मुझे याद है जिस दिन राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनके आईटी से हेड सेल अमित वालवी ने लिखा था, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये आईटी हेड सेल, ऑफिशियल आईटी हेड सेल की लैंग्वेज है। राजनीतिक शुचिता की तो हम उनसे उम्मीद नहीं करते हैं, पर ये वाचिक हिंसा है। इन्होंने एक सुनियोजित कैंपेन चलाया, उसमें हजारों करोड़ों रुपए खर्चा किए कि राहुल गांधी की छवि को खराब कर दिया जाए।
इन्होंने सोनिया गांधी पे प्रधानमंत्री जी ने खुद राजनीतिक रैलियों के मंचों से गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोनिया गांधी को राहुल गांधी को रिवर्ट बैक करते देखा? नहीं। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की यात्रा पे चले और उसके बाद मैं नॉन कांग्रेस पर्सन, एक आम आदमी भी ये जानता है कि वो संवेदना से लबरेज इस राजनीति में एक अपवाद है, वैसा इंसान नहीं है राजनीति में। और वही राहुल गांधी जब सदन में घुसते हैं तो जब वो अडानी पे एक फ्रंटल अटैक करते हैं और आरएसएस की विचारधारा से लड़ने की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लड़ाई भाजपा से नहीं है, ये लड़ाई हमारी एक्चुअली आरएसएस से है और उनकी मनोवादी संरचना से है। तो जब वो कहते हैं तो वो नेहरू के भारत माता के कंसेप्ट की याद दिलाते हैं, जब वो कहते हैं कि मणिपुर में भारत माता की याद हत्या हुई है। तो राहुल गांधी का एंटी जो हीरो जो ओरिजिन है वो तो उनमें वो था ही, वो सब कोई जानता था कि वो एक बहुत ही संवेदनशील इंसान है। पर इनका सारा पैसा और सारा जो पूरा फैब्रिकेशन जो इन्होंने मूवमेंट चलाया, कैंपेन चलाया, वो तो बिल्कुल औंधे मुंह गिर चुका है। अब कोई राहुल गांधी के उस लैंग्वेज में बात नहीं करता, अब इन्हीं के ट्वीट्स को फ्लैग किया जाता है, इन्हीं को जवाब दिया जाता है। मुझे लगता है कि जब तक आप डिबेट में नहीं बैठेंगे, जब तक आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे, तो हम अपना पक्ष कहाँ ले जाए? हमें भी एक मीडियम की जरूरत है। और ऐसे बहुत ही हाथ में गिनने लायक मीडिया रह गया है जो हमारी बात लोगों तक पहुंचाता है। तो अगर हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो हमारा पक्ष तो वो सुनेगी नहीं, और फिर वही सर्कल घूमता रहेगा कि 1962 में आपने 1000 किलोमीटर दे दिया, हमने तो लाल आंख दिखा दी। वही शेर पालना महंगा होता है, जो इस देश में जो मोदी के नाम से अफीम चटा दी गई है लोगों को, वही घूमता रहेगा व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स और ट्विटर में। तो मुझे लगता है कि इसका इलाज उनको बैन करना, उनमें नहीं जाना नहीं है, इसका इलाज है वहां और जाना। कुछ तो बिल्कुल ही उम्मीद से परे हैं, जैसे रिपब्लिक जैसे चैनल हुए, जहां पे हमने भी डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पे इलाज है वहां पे जाना और अपनी बात को इतने शक्ति से, इतने मतलब कहते हैं ना, इतनी ताकत से रखना कि सामने वाले को निरुत्तर कर दीजिए। आप उनसे गवर्नेंस पे बात करिए, वो चुप हो जाएंगे। आप उनसे मुद्दों पे बात किए, वो चुप हो जाएंगे। आप उनसे बात कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस क्या रहा, वो कुछ नहीं बता पाएंगे। वो वही नेहरू, वही इंदिरा, वही 84 पे घूमते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये दिखाना भी जरूरी है कि हम भी अपनी बात रखते हैं। और मुझे लगता है ये धीरे धीरे ये चेंज आ भी रहा है। मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा हूँ जिसमें मैं देखती हूँ कि काउंटर अटैक आता है। जब आलोक शर्मा जी चित्रा त्रिपाठी को बोलते हैं कि आप मेरी बात सुनिए, आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट था वो गलत था, वो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मैंने अपने पापा के व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको अपना नैरेटिव रखने के लिए भी तो प्लेटफॉर्म चाहिए। आखिर हम राजनीति कर रहे हैं, हम कोई एनजीओ तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि ना जाना नहीं है। प्रशांत जी जैसा बता रहे हैं, 1-2 दिन में शायद चीजें बाहर आ जाएंगी, मीडिया ग्रुप का क्या डिसीजन है, पर मुझे लगता है अपनी बात को पूरी ताकत से, पूरी मादे के साथ रखना ही इसका एक सोल्यूशन है, क्योंकि उनको चुप कराना, उन्हीं के मुंह पे उन्हीं के फैक्ट्स मार के चुप कराने से संभव होगा। जी आदित्य, हालांकि